हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक नया एडिटोरियल। और आज 10 फरवरी का एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे, जनसत्ता। और ये 10 फरवरी का एडिटोरियल है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि कोई एक कोटेशन हमारे सामने लिखा हुआ है कार्ल मार्क्स का। क्या है कि किसी के गुणों की प्रशंसा करने में अपना समय मत गवाओ, उसके गुणों को अपनाने का प्रयास करें। यानी कि आपको किसी की तारीफ़ नहीं करनी है, आपको ये देखना है कि उस इंसान के अंदर क्या गुण हैं, वो खुद को अपनाने हैं। ठीक है, चलिए अब सीधा एडिटोरियल की बात करते हैं। पहला एडिटोरियल हमारा, व्यापार युद्ध की नई आशंकाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालने से पहले ही कह दिया था कि जो विनिमय के लिए डॉलर को त्यागेगा वह व्यापारिक तौर पर मार खाएगा। ट्रंप ने कहा कि अगर डॉलर की शर्तों पर व्यापार नहीं होगा तो ऐसे देशों पर कड़ा शुल्क लगाएंगे। तो आपने देखा होगा जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं वो टैरिफ पर टैरिफ लगाते जा रहे हैं और एक नया ट्रेड वार पहले की तरह शुरू हो गया है। चलिए पढ़ते हैं क्या क्या है। वक्त बदलने के साथ नई सदी में नए सत्य सामने आ रहे हैं। एक समय था जब सेनाएं एक दूसरे के सामने आकर रणभेरी बजाती और चक्रव्यूह रचाकर युद्ध लड़ती थी। सुबह सुबह युद्ध शुरू होता और शाम को रोक दिया जाता। यह था युद्ध का नियम। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया युद्ध का रूप भी बदलता गया। अब युद्ध और युद्ध का समाधान राजनीति की प्राथमिकताओं के आधार पर होने लगा है। यानी कि अब युद्ध जो है वो आमने सामने नहीं लड़ा जाता, अब युद्ध जो है इनडायरेक्ट लड़ा जाता है। सेनाएं को नहीं हराती, खजाने को भरने या खाली होने की बेबसी युद्ध पर लगाम लगाती है। पिछले 3 वर्ष से दुनिया कुछ देशों को युद्ध करते देख रही है। रूस और यूक्रेन का युद्ध, इसराइल और हमास का युद्ध, चीन और ताइवान में चल रही तनातनी आपके सामने ही है। भारत और चीन की बात क्या करें, अब जो समझौता सामने आया है उसके पीछे भी क्या दोनों देशों और विशेष रूप से चीन को व्यावसायिक मजबूरियों का दबाव नहीं है। यानी कि जो समझौता करा है चीन ने, तो कहीं कहीं ऐसा लगता है, कहीं कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं वो अपने व्यापार को लेकर थोड़ा सा दबाव में था और इसलिए उसने समझौता किया है। अर्थ यह है कि आजकल युद्ध इसलिए होते हैं क्योंकि हथियार बनाने वाले देशों को अपने हथियार कारखाने चलाने हैं। जैसे अमेरिका है, अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका अपने हथियार बेचता रहे, देश आपस में लड़ते रहें, उसके हथियार खरीदते रहें और आपस में लड़ते रहें और वो पैसा कमाता रहे। अब युद्धों की शुरुआत उन अधिनायक रूपी राज्य प्रमुखों द्वारा होती है जो ये समझते हैं कि उनके अहंग की बराबरी उनके आसपास के छोटे देश नहीं कर सकेंगे। फिर पर्दे के पीछे का खेल शुरू हो जाता है। आप देखिए कि यूक्रेन जो रूस से लड़ा है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका का इसका काफ़ी बड़ा रोल है। इसराइल और हमास की लड़ाई काफ़ी दिन चल रही है, इसमें भी काफ़ी अमेरिका का रोल है। यानी कि आप देख सकते हैं कि हर जगह जो ताकतवर देश हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं युद्ध को शुरू कराने में। एक छोटे से देश को दुनिया को के चंद समृद्ध देशों की थपकी देकर बड़े देश के साथ भिड़ा देते हैं। रूस और यूक्रेन का उदाहरण आपके सामने है। देखो जैसे मैंने बात बोली हुई आपके सामने थी। संवाद की बात होती है, समाधान की बात होती है, लेकिन हथियारों गोला बारूद की आपूर्ति दोनों ओर से रुकती नहीं है। विध्वंस का तांडव थमता ही नहीं है। यह तो हथियार बनाने वाले बड़े बड़े देशों की मजबूरी है कि अगर युद्ध छिड़ गया है तो उसे लंबा खींचने दे। ठीक है, नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है जो दो देश आपस में लड़ रहे हैं उनका नुकसान हो रहा है। क्या अमेरिका का नुकसान हो रहा है? क्या किसी और कंट्री का नुकसान हो रहा है? नहीं, नुकसान उनका हो रहा है जो दो देश अपने आप में आपस में लड़ रहे हैं। आगे देखते हैं। वैश्विक परिदृश्य में एक नई हलचल दिख रही है। यह हलचल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पैदा की है। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से लगातार उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं, ऐसे वक्तव्य दिए हैं जिससे कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में एक तरीके का हलचल दिख रही है। वे व्यापार युद्ध का नया राग शुरू कर रहे हैं। उनका जोर है कि अमेरिका के लिए उसके हित सर्वोपरि हैं। इसके तहत अवैध रूप से आए प्रवासी नागरिकों को निष्कासित करने की मुहिम छेड़ने की जो धमकी दी जा रही है वह अपने देश के कामगारों का दिल जीतने के लिए है कि ये नंबर 2 के नागरिक सरहद पार होंगे तो आपको आपकी मेहनत का सही मूल्य मिलेगा। जैसा आपने हाल ही में देखा है, डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग 250-300 भारतीयों को जहाज में भरकर उनके पैरों में बेड़ियां लगाकर, हाथों में हथकड़ियां लगाकर अमृतसर पर वहाँ का आर्मी का जो प्लेन है वो उतरा था और वहाँ पर भारतीय आए थे। किस तरीके का ट्रीटमेंट, किस तरीके का व्यवहार भारतीयों के साथ अमेरिका द्वारा किया गया, जो कि बड़ा ही निंदनीय है। मगर अपने देश के हित को साधने की बात कहने से जो लोकप्रियता मिलती है उसे अमेरिकी राष्ट्रपति तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।
दुनिया के बहुत से देशों का व्यापार अमेरिका के साथ होता है। अमेरिका का डॉलर बहुत मजबूत मुद्रा है। मुद्रा तब मजबूत होती है जब उस देश से निर्यात ही निर्यात का माहौल खुला रहता रहे और उसके आयात की ज़रूरतें इतनी अनिवार्य न हो। मतलब सिर्फ निर्यात ही निर्यात ज़्यादा हो, आयात कम हो, तो वो जो करेंसी है वो मजबूत होती चली जाती है। अमेरिका की यही कंडीशन है। भारत से ही तुलना की जा सकती है। देखते ही देखते हमारी आयात आधारित व्यवस्था ने भारतीय रुपये का मूल्य अमेरिका के डॉलर के मुकाबले में 70 से 86 रुपये तक गिरते हुए देख लिया है। और आप देखें हाल फिलहाल का रेट 87 रुपये के करीब चल रहा है, क्योंकि हमारा आयात ज़्यादा है, निर्यात कम है। अभी भी हालात में सुधार नहीं हो सका, रुपया लगातार गिर ही रहा है। रुपया लगातार क्या हो रहा है, गिर रहा है। हम देखते हैं इसमें आगे बात क्या बोल रहा है। अमेरिका की नाराज़गी कनाडा, मैक्सिको और चीन से भी है। पिछले दिनों ब्रिक्स देशों ने उनके अतिरिक्त तीसरी दुनिया के देशों के भी फैसला किया कि अंतर्राष्ट्रीय विनिमय से डॉलर ही सर्वोपरि क्यों रहे। क्या कोई और वैकल्पिक मुद्रा तीसरी दुनिया ब्रिक्स देश खड़ी नहीं कर सकते जिसके द्वारा सही विनिमय दरों पर व्यापार हो सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालने से पहले ही आगे क्या है कह दिया था कि जो विनिमय के लिए डॉलर को त्यागेगा वह व्यापारिक तौर पर मार खाएगा। मतलब जो ब्रिक्स कंट्री हैं या तीसरी दुनिया के जो देश हैं वो ये सोच रहे थे कि डॉलर की जगह हम किसी दूसरे करेंसी के फॉर्म में एक्सचेंज करेंगे, लेकिन ट्रंप ने इस चीज़ को लेकर धमकी दी है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो आगे मार खाएंगे, यानी कि मैं उन पर टैरिफ लगाऊंगा। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये बोल दिया है कि अगर ब्रिक्स देशों में से किसी ने भी या किसी कंट्री ने भी हमारे मुद्रा डॉलर को छोड़कर किसी कोई करेंसी को अपनाने की जरूरत और कोई करेंसी को अपनाने की हिम्मत की तो मैं उस पर 100% टैरिफ लगाऊंगा। इस व्यापार युद्ध को आर्थिक भाषा में टैरिफ वॉर कहते हैं। देखो यहाँ पे आ गया है टैरिफ वॉर कहा जाता है। ट्रंप ने कहा कि अगर डॉलर की शर्तों पर व्यापार नहीं होगा तो ऐसे देशों पर कड़े शुल्क लगाए जाएंगे। अब सिर्फ धमकी नहीं, कर युद्ध भी छेड़ दिया गया है। अब तक तो पहले आप देख रहे हैं कि दो कंट्री में आमने सामने का युद्ध चल रहा है, अब टैरिफ युद्ध भी शुरू हो चुका है। मैक्सिको, कनाडा और चीन के साथ तो शुरू हो ही चुका है। और आपने देखे हैं कि इन देशों ने भी पलटवार अमेरिका पे किया है, उन्होंने भी एक्सचेंज को बढ़ा दिया, टैरिफ को बढ़ा दिया है, शुल्क को बढ़ा दिया है। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ट्रंप ने मैक्सिको, कनाडा और चीन से आयातित वस्तुओं पर कर लगाने संबंधी एक आदेश पर बीते दिनों हस्ताक्षर कर दिए। चीन, मैक्सिको और कनाडा ही सबसे पहले वो देश हैं जो अपनी ऊंची कर दरों से अमेरिकी व्यापार घाटे को बढ़ाते हैं। चीन से 13.2%, कनाडा से 14%, 30.2%, कनाडा से 14%, तो अमेरिका से 19% का घाटा होता है। ट्रंप ने कहा था कि मैं ऐसे देशों पर शुल्क लगाने का वादा करता हूं। इन देशों में भारत का नाम भी आता था क्योंकि ट्रंप के अनुसार भारत ने भी अपनी निर्यातों पर भारी कर लगा रखा है। हमारा व्यापार उसके साथ हुए कुल व्यापार का केवल 3.2% है। इसलिए जो व्यापार युद्ध अब छिड़ा है उसमें फिलहाल भारत का नाम नहीं है, मगर भारत जानता है कि यह युद्ध उस पर भी भारी पड़ेगा। अमेरिका से आयातित वस्तुएं भारत में एकदम महंगी हो जाएंगी। ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको और चीन पर आरोप लगाया कि वे दर्द निवारक दवाएं और अन्य वस्तुओं का अवैध आयात करके उनकी अर्थव्यवस्था में उथल पुथल पैदा करते हैं। उन्होंने बता दिया ट्रंप ने कि क्या दिक्कत मुझे पेश आ रही है। उन्होंने चीन से आयात की सभी सामानों पर 10%, मैक्सिको और कनाडा से आयात हुए सभी सामानों पर 25% लगाकर आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर दी है। इसका जवाब मैक्सिको और कनाडा ने भी दे दिया है। जस्टिन ट्रूडो ने गंभीर लहजे में कहा कि हम एकजुट करने की बजाय अलग कर दिया गया है। उनका देश शराब और फलों सहित $155 अरब तक की अमेरिकी आयात पर 25% शुल्क लगाएगा। हम हमेशा अमेरिका के साथ खड़े रहे, अफगानिस्तान में उनके साथ खड़े लड़े, कैलिफोर्निया के जंगलों में आग से लेकर कैटरीना तूफान की आपदाओं तक हमने उनकी मदद की, लेकिन अब हम पर यह कर क्यों रहे हैं, मतलब ये कर क्यों लगाया जा रहा है। यानी कि ट्रूडो कह रहे हैं कि हमने भैया अमेरिका का हर जगह साथ दिया और अमेरिका आज हमारा साथ नहीं दे रहा। तो भैया ये कहावत कही जाती है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ना तो कोई परमानेंट आपका दुश्मन है, ना कोई परमानेंट आपका दोस्त है, और वो बात यहाँ सच साबित होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, उधर मैक्सिको ने भी कहा कि यह आरोप लगाकर कि हम आपराधिक संगठनों के साथ सहयोग करते हैं, कर थोपना गलत है। हम अपने क्षेत्र में दखल देने की हर मंशा का विरोध करते हैं। मैक्सिको के राष्ट्रपति ने स्पष्ट कह दिया कि हम भी इस
कर वृद्धि का जवाब देंगे। बात यहाँ तक सीमित नहीं है, यह तो व्यापार युद्ध की शुरुआत है। अगर इसमें अमेरिका की अपेक्षित सफलता मिल जाती है तो इसके बाद वह तीसरी दुनिया के देशों को भी नहीं बख्शेगा। मतलब अगर अमेरिका इस मामले में कामयाब हो जाता है तो वह तीसरी दुनिया के देशों को भी नहीं बख्शेगा। अब आपको मुझे ये बताना है, या आप ये बताएं कि मेक्सिको का राष्ट्रपति कौन है। मेक्सिको का राष्ट्रपति कौन है? एक लेडी है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि मेक्सिको की राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है भारत पर उनकी नज़र, आगे वो देखते हैं क्या आगे उसने क्या है कहा है, और पैराग्राफ पूरा ख़त्म ही होने वाला है। भारत पर उसकी नज़र पहले से ही है, मगर याद रखना चाहिए कि इस तरह की व्यापारिक दादागिरी का जवाब देशों के आत्मनिर्भर हो जाने में ही है। तीसरी दुनिया के देश आपस में मुक्त व्यापार कर सकते हैं, इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसमें हर देश अपनी मुद्रा में ही व्यापार करता है। अंततः डॉलर के एक अधिकार को तोड़ने के लिए एक और शर्त मुद्रा की अंतर्राष्ट्रीय विनिमय से उभरना होगा। फिलहाल अपनी अपनी शर्तों पर अमेरिका से इतर नई उभरती हुई व्यापारिक शक्ति और तीसरी दुनिया के उजागते हुए देशों के साथ भारत जो व्यापार बढ़ाने की नीति बना रहा है या समझौता कर रहा है वह सही है। उम्मीद है कि वह कुछ देशों की दादागिरी के दबाव में नहीं आएगा। अब सवाल यह है कि इंडिया क्या करेगा। अच्छा, अभी इंडिया ने क्या किया है? अभी फ़िलहाल इंडिया ने जो हमारा टैरिफ है, जो कर है, उनको घटा दिया है जो अमेरिका से लिए जाते हैं। तो शायद अमेरिका इंडिया पर कार्रवाई ना करे, कर भी सकता है क्योंकि सामने एक ट्रम्प ऐसा राष्ट्रपति हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो ये था भैया जनसत्ता का हमारा एडिटोरियल। अब देखते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है जो हमें पढ़ना चाहिए। एक ये लास्ट इधर साइड में एक टॉपिक है, दिल्ली में जो हाल ही में आप इलेक्शन हुए हैं उसको लेकर है, तो ये तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये वाला हमारे किसी काम का नहीं है। फिर अब चलते हैं ये नाहक आरोप और एक गुणवत्ता का पाठ, ये हमारा एथिक्स में भी काम आएगा और ये हमारा अलग जो टॉपिक्स होते हैं उनमें भी काम आएगा। पहले ये जो छोटा वाला आर्टिकल है इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है, और ये हमारा नाहक आरोप, देखते हैं इसमें क्या बात कही गई है। इसमें कोई दो राय नहीं की, इसको एक बार, इसमें क्या है भैया देख लेते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि महिलाओं को घरेलू हिंसा और अन्य प्रकार के उत्पीड़न से बचाने के लिए जो कानून बने हैं वे अपने उद्देश्य प्रभाव के स्तर पर वास्तव में लागू होने चाहिए। बस आप देखते हैं महिलाओं के लिए कितने कानून बनाए गए हैं। जो भी कानून है वो ज़्यादातर महिलाओं के पक्ष में है, मगर इन कानूनों के पालन के साथ ये जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है कि जाने के अनजाने इस कानून की किसी रूप में दुरुपयोग न हो। अभी ये आर्टिकल इसलिए आया है, हाल ही में 2-3 बड़े केस ऐसे हुए हैं जिन्होंने महिलाओं के पक्ष में जो कानून है उन पर सवाल खड़े किए हैं। जैसे अतुल केस हुआ था, एक अतुल भास्कर जो केस था जिसमें लाइव वीडियो उन्होंने बनाई थी, उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया था। उसके बाद भी 2-3 केस हुए जिन पर जिसमें उनके ऊपर झूठे दहेज के आरोप लगाए गए और मजबूरन उन्होंने आत्महत्या का रास्ता चुना। विडम्बना यह है कि कई बार कानूनों को इस्तेमाल मुख्य आरोपी के साथ ऐसे लोगों पर कर दिया जाता है जो संबंधित मामले में भागीदार नहीं होते। ऐसे मामलों में अगर किन्हीं वजहों से ऐसे आरोप गलत साबित होते हैं तो न केवल पीड़ित को असुविधाजनक स्थिति का सामना करना पड़ता है बल्कि कानूनों के बेजा इस्तेमाल का सवाल भी उठता है। शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान घरेलू हिंसा के मामलों से अत्यंत संवेदनशीलता के साथ निपटने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि किसी आरोपी के परिवार के सदस्यों को आपराधिक मामले में विशिष्ट आरोप के बिना व्यापक रूप से नहीं घसीटा जा सकता। अब आप देखते हैं जैसे कोई भी लेडी दहेज का आरोप लगाती है तो उसमें उनके जो सास ससुर होते हैं, उनकी जो नंद होती है, उनकी जो देवर होती है, सब पर FIR कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट इसलिए इस चीज़ को लेकर सख्त हुआ है और कहीं ना कहीं ऐसा ना करने की सलाह दे रहा है। आगे चलते हैं। महिलाओं के उत्पीड़न की रोकथाम के बने कानूनों का मकसद समाज में महिलाओं के खिलाफ कई स्तर पर चलने वाले हिंसक रवैये से उन्हें सुरक्षा देना है। अगर किन्हीं हालात में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की घटना होती है और पीड़ित उन्हें कानून का सहारा लेकर न्याय की मांग करती है तो यह स्वाभाविक है। लेकिन अगर इस क्रम में कटघरे में वैसे लोग भी आ जाएं जिनकी कोई भूमिका न हो तो ऐसे में कानून के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठते हैं। उत्पीड़न के समय पीड़ित को बचाने के लिए आगे न आने पर संवेदनशीलता, मानवीयता और जिम्मेदारी के सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए किसी को कानून के कटघरे में खड़ा करने की मंशा को उचित नहीं कहा जा सकता। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सामाजिक पूर्वाग्रहों की वजह से कई बार ऐसे हालात पैदा होते हैं जिनकी शिकार महिलाएं होती हैं। ऐसे में कानून का सहारा लेने के मामले में ईमानदारी के संदर्भ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी अहम है। यानी कि इसमें एक हमें क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इसमें एक तरह के संतुलन बनाने की आपको ज़रूरत है।
संतुलन बनाने की किस तरीके की, भाई एक तो अगर किसी महिला के साथ वाकई कुछ हुआ है, वाकई घटना घटी है, तो एक कानून का पूरा अच्छे से इस्तेमाल हो। दूसरा, किसी उस कानून का दुरुपयोग ना हो, दुरुपयोग उस कानून का बिल्कुल भी ना हो, दुरुपयोग ना हो उस कानून का, मतलब ऐसा ना हो कि कोई महिला नाहक ही किसी को पर FIR करे, उसको फंसाए, उसके घर वालों को फंसाए। तो इस चीज़ को लेकर ही हमारा आर्टिकल था। चलिए अब ये वाला आर्टिकल देखते हैं कि हमारा इस आर्टिकल में क्या है। गुणवत्ता का पाठ। देखो जनसत्ता के अंदर ये आर्टिकल बहुत शानदार आता है, जिसमें आपको एथिक्स में बहुत फ़ायदा मिलता है, और एथिक्स के अलावा और भी कई चीज़ें समय समय पर आती रहती हैं जो और भी सब्जेक्ट में आपको हेल्प करेंगी। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। लोकतंत्र में सरकार के बनाए गए नियमों से ही जनता को चलना होता है। सरकार के नियमों से जीवन यापन की जिम्मेदारी लोग उठाता है, मगर सरकार जब नियम कानून कायदे बनाती है तब उससे हर वर्ग और हर विभाग के लिए उसके अनुरूप कानून और कायदे बनाए जाने की अपेक्षा रहती है। हम सबको पता है कि कानून सरकार बनाती है लोकतंत्र में। विडंबना यह है कि शिक्षा और स्थानीय निकायों को एक ही लकड़ी से हाँकने की कोशिश हो रही है। आमतौर पर सरकार में बैठे नौकरशाहों को संबंधित क्षेत्र में हर विषय का विशेषज्ञ माना जाता है, मगर सच यह है कि लोक के प्रतिनिधि जब तंत्र में आते हैं तो उन्हें यह देखना चाहिए कि शिक्षा से संबंधित निर्णय अभिभावकों और शिक्षाविदों की सलाह से लिया जाए। इसके बाद शैक्षणिक सत्र या कैलेंडर क्षेत्र विशेष के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। देश के अलग अलग राज्यों में एक ही समय में मौसम का तापमान अलग अलग रहता है। वहाँ के मौसम को देखते हुए ही क्षेत्र विशेष में छुट्टियों का फार्मूला तय किए जाने की ज़रूरत है। मतलब यहाँ लेखक जो है ये कहने की कोशिश कर रहा है कि नौकरशाह जो होते हैं वो हर क्षेत्र के विशेषज्ञ नहीं होते, और आजकल हमारे यहाँ क्या चल रहा है कि सब चीज़ वही तय करते हैं। अगर कोई शिक्षा के क्षेत्र में निर्णय लिया जाना है तो लेखक ये कह रहा है कि आपको जो शिक्षा के क्षेत्र में एक्सपर्ट है उससे सलाह लेनी चाहिए। फिर हमारे पूरे देश में छुट्टी जो होती है वो सब एक ही डेट पे होती है क्या, जबकि हमारे देश में हर एक जगह हर एक टाइम पर टेम्परेचर अलग अलग भी होता है। कहीं बारिश हो रही है, कहीं बारिश नहीं हो रही है, कहीं सर्दी बहुत ज़्यादा है, कहीं सर्दी बहुत कम है, लेकिन छुट्टी एक ही टाइम में पड़ती है। तो ये सब चीज़ें ज़रा लेखक इन पर फोकस कर रहा है। पिछले दिनों एक सब खबर सामने आई थी कि जिला कलेक्टर सर्दी को मद्देनजर रखते हुए संबंधित जिलों में स्कूलों की छुट्टी और समय में परिवर्तन कर सकते हैं। भारत सरकार और राज्य सरकारें शिक्षा सत्र में छुट्टियों के मामले में लगभग एक जैसा ही रुख रखती हैं, मतलब जो केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार, जबकि शिक्षा विभाग में अन्य विभागों से छुट्टियां अधिक होती हैं। पिछले दिनों एक जानकारी सामने आई कि स्कूलों में बच्चों के कुल 365 दिन में से 145 दिन अवकाश में बीत जाते हैं। सोचो 145 दिन, सोचने वाली बात है कि 365 में से 145 दिन, 365 में से आप देखिए ज़रा 145 दिन छुट्टी, मतलब 145 दिन किसी काम के नहीं है। आप देख लीजिए इस चीज़ को। इसके अलावा आकस्मिक अवकाश की व्यवस्था अलग है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि बच्चों के अध्ययन में कोई कमी न हो। इसके लिए छुट्टियों का तालमेल कुछ इस तरीके से बिठाया जाए ताकि छुट्टियां कम से कम हो। तब यहाँ लेखक छुट्टियों को कम करने की सलाह दे रहा है। दरअसल एक विचार यह भी रहा है कि इतने अधिक स्कूल बंद रहने से बच्चों के भीतर सीखने और शिक्षण के बाकी स्तर की नींव कमज़ोर हो जाती है। इससे देखो बच्चों को तो नुकसान होता ही है अगर ज़्यादा छुट्टियाँ पड़ती हैं। इस सिरे से देखें तो अगर पढ़ाई लिखाई के मामले में बच्चों की नींव कमज़ोर होगी तो इसका सीधा असर देश के भविष्य पर पड़ेगा। इसके अलावा अलग अलग कारणों से जिस तरह स्कूलों में बार बार छुट्टियां, नियमित कक्षाएं बाधित होती हैं, शिक्षकों को अन्य कार्यों में लगाया जाता है, उससे बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। अब आप देखते हैं कि स्कूलों में शिक्षकों से पढ़ाने का काम नहीं लिया जाता। शिक्षकों से कहा जाता है कि आप अटेंडेंस रजिस्टर बना लें। शिक्षकों को कोऑर्डिनेटर बना दिया जाता है। शिक्षकों को कहा जाता है कि आप वहाँ ड्यूटी लगाएं। शिक्षकों को कहा जाता है कि आप एक काम करें, ये लिस्ट बनाएं कि स्कूलों में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। मतलब जो चीज़ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है शिक्षकों को उन काम में लगा दिया गया है। शिक्षकों को ना तो पढ़ने का टाइम है, घर पर उनका अपना फैमिली होती है, और ना ही स्कूल में कोई ऐसा माहौल होता है कि ताकि वो अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सके और बच्चों को पढ़ा सके। यहाँ फिर आगे लेखक कह रहा है, आगे देखते हैं लेखक क्या कहता है। यहाँ यह भी सोचने की बात है कि बदलते मौसम चक्र में ज़्यादा बारिश या गर्मी या ठंड कोई नई बात नहीं रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अचानक इस वजह से स्कूलों को बंद करने की घोषणा की जाती है, वह विचित्र है। मौसम के बारे में अब पूर्वानुमान से लेकर इस संबंध में आकलन किए जाने को लेकर देखो, जो पहले होता था, पहले जब बारिश पड़ती थी उसकी छुट्टी नहीं होती थी,
लेकिन अब वो छुट्टी होने लगी है। अच्छा, कुछ हद तक देखें ये बात ठीक भी है। मतलब स्कूल ये भी सोचते हैं अगर मान लो ज़्यादा बारिश हो रही है और बस स्कूल की बस बच्चों को लेने गई और कुछ हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, तो स्कूल भी इस चीज़ से कहीं ना कहीं बचते हुए नज़र आते हैं। फिर इसमें आगे हमारी क्या बात है वो देख लेते हैं। पहले से मौजूद है सवाल है कि स्कूल चलने देने या बंद करने के मामले में मौसम को अगर वजह माना जाता है तो इस वजह को पहले से ध्यान में क्यों नहीं रखा जाता। बदलते मौसम परिवर्तन को पहले से स्कूलों के समय में परिवर्तन किया जाना चाहिए। बार बार छुट्टियां करना, बेवजह स्कूल बंद करना उचित नहीं है। फिर ऐसा भी होता है कि कई बार मौसम के बारे में जिस तरह के अनुमान सामने आते हैं उसके आधार पर घोषणा होती है, मगर अगले दिन से मौसम कई बार वैसा नहीं होता जैसा अनुमान लगाया गया होता है। ठीक है, इसके बावजूद इस बात की ज़रूरत महसूस होती है कि मौसम के मुताबिक स्कूल में समय सारणी तय की जाए। मसलन सर्दी के मौसम के दौरान पहले से स्कूल का समय 10 बजे से 4 बजे तक का रखा जा सकता है, ताकि बच्चों को सर्दी में ठिठुरते हुए स्कूल न जाना पड़े। मतलब सर्दी में थोड़ा टाइम बढ़ा दिया जाए। यह छिपा नहीं कि अधिक ठंड के मौसम में सुबह 6 या 7 बजे स्कूल के निकलने की वजह से कई बच्चे बीमार हो जाते हैं और उनकी सेहत के सामने कई तरह के जोखिम रहते हैं। दूसरी ओर अधिक छुट्टियां होने के कारण बच्चों का शिक्षण बाधित होता है। प्रत्यक्ष शिक्षण में अंतराल ज़्यादा होता है, इससे पढ़ाई लिखाई का माहौल कमज़ोर होता है। ऐसे में बच्चे नियमित पढ़ाई लिखाई से दूर होते जाते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि बच्चों की शैक्षणिक नींव को प्राथमिक शिक्षा से ही मजबूत किया जाए। शैक्षणिक सत्र को मौसम के अनुकूल प्रभावित करने से पहले हमें व्यापक स्तर पर सोचना होगा। ध्यान रखने की जरूरत है कि यह समय है कि जब दुनिया भर में प्रतिस्पर्धा का दौर चल रहा है। ऐसे में हमें भविष्य के भारत के लिए बच्चों से ही उम्मीद है। इसके मद्देनज़र उनकी शिक्षा की नींव को कमज़ोर होने से बचाना है। आप देखने कितना कंपटीशन बढ़ रहा है। अगर इतना कंपटीशन बढ़ रहा है तो सोचो, अगर हम बच्चों का बेस कमज़ोर कर देंगे तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो अगर आपको बच्चों चाहते हैं कि आपका देश आगे बढ़े तो आपको कहीं ना कहीं स्कूलों में जो पढ़ने का समय है वो बढ़ाना पड़ेगा। आप सोचिए 365 में से 145 दिन तो छुट्टी हो जाती तो फिर बच्चे पढ़ेंगे कब। यह बात केवल औपचारिक नहीं है बल्कि इसके पीछे एक ठोस आंकलन है। बुनियाद को हम मजबूत तभी कर सकते हैं जब बच्चों की पढ़ाई के अवसरों को चिंताजनक होने से बचाएं। एक बात और ध्यान में आती है कि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के कारण से रोज होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान भी स्कूलों की छुट्टियां करनी पड़ती हैं। उनके अनेक बार कई विद्यालयों में शिक्षक की कमी के चलते लंबे समय तक बच्चों की पढ़ाई ठप हो जाती है। भाई ऐसा भी देखा गया है कि ऐसा भी कभी कभी होता है कि भाई आज CTET का एग्ज़ाम है, स्कूल की छुट्टी कर दो। आज फला कंपटीशन का एग्ज़ाम है, आज SSC का एग्ज़ाम है, स्कूल की छुट्टी कर दो। आज UPSC PCS का एग्ज़ाम पर स्कूल, हालांकि कोई एग्ज़ाम संडे को भी होते हैं लेकिन संडे के अलावा भी होते हैं तो फिर स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है। सच यह है कि फिर आगे क्या कहता है लेखक, सच यह है कि हमारी जो स्कूली शिक्षा है, शिक्षकों की कमी देश भर में एक बड़ी समस्या है। इसकी वजह से देश की शिक्षा व्यवस्था और शैक्षणिक गुणवत्ता जिस स्तर पर प्रभावित होती है उसे लेकर कई बार सवाल उठाए गए हैं। लेकिन इस व्यापक समस्या को दूर करना शायद ही किसी सरकार की प्राथमिक और जरूरी लगता है। मतलब सरकारों का ये है ही नहीं है। सरकारों जो चुनाव लड़ती हैं वो किसी और मुद्दे पर लड़ती है, शिक्षा के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा जाता। जो शिक्षक सेवा में होते हैं उनके बीच से जांच के नियमानुसार कुछ शिक्षक लंबे समय तक के लिए छुट्टी पर चले जाते हैं। ऐसे में अन्य शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाती। इन सब कारणों को तो शिक्षा सत्र में कोई हिसाब किताब नहीं है। मतलब कई बार ऐसे भी देखता है कि टीचर जो है, हमारे अध्यापक जो छुट्टी पर चले गए, उनका तो हिसाब किताब ही छोड़ दो। यहाँ जो हिसाब किताब चल रहा था वो चल रहा था किस चीज़ का, वो जो छुट्टियाँ हमारी पड़ती हैं। ठीक है, ये 3 हमारे एडिटोरियल हो गए। एज सच इसमें अब खास ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर एक हमारा ये दिख रहा है ड्रोन दीदी योजना, बेटियां भर रही हैं ऊंची उड़ान। तो इसमें ड्रोन दीदी योजना हाल ही में लॉन्च की गई थी। तो उस ड्रोन दीदी योजना की जो है बेटियों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो इसे देख लेंगे। पहले ये देख लेते हैं, ये थोड़ा अच्छा आर्टिकल है, DeepSeek बनाम ChatGPT। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि चाइना ने DeepSeek अपना जो है ChatGPT की तरह एक AI लॉन्च किया है। ChatGPT पहले से चल रहा है। तो पेरिस में एक सम्मेलन हो रहा है। उस सम्मेलन के अंदर ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके अंदर पेरिस में जो हो रहा है, निजता, प्राइवेसी को लेकर थोड़ी सी चिंता है यहाँ पर। और देखते हैं कि यहाँ इस सम्मेलन में हमारा क्या क्या होने वाला है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि AI शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित हुआ। तो आपको क्या ध्यान रखना है, फ्रांस में ये हाल ही में आयोजित किया गया है। ठीक है, फ्रांस में होने वाले एक शिखर सम्मेलन में कृत्रिम मेधा AI की भू राजनीतिक पर चर्चा की जाएगी, जहां विश्व के नेता, अधिकारी और विशेषज्ञ तेजी से आगे बढ़ रही इस प्रौद्योगिकी के विकास की दिशा
देने के लिए प्रतिबद्धता जताएंगे। अब देखा होगा मोदी जी भी निकल गए हैं वहाँ पर, और आज 11 तारीख है और मैं तो 10 तारीख का आर्टिकल आपको डिस्कस कर रहा हूँ, तो मोदी जी भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। यह सम्मेलन एआई शासन के इर्द गिर्द वैश्विक संवादों की श्रृंखला में नवीनतम है, लेकिन ये ऐसे समय में आयोजित किया जा रहा है जब चीन का चर्चित डीपसेक चैटबॉट उद्योग जगत में हलचल मचा रहा है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जो पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार विदेश यात्रा पर हैं, 10 फरवरी से शुरू होने वाले पेरिस एआई एक्शन समिट में भाग लेंगे, जबकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने विशेष राजदूत को भेजेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सह मेजबानी में आयोजित 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्राध्यक्ष और शीर्ष सरकारी अधिकारी, तकनीकी प्रमुख और शोधकर्ता पेरिस में एकत्र हो रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह पता लगाना है कि कृत्रिम मेधा की क्षमता का किस तरह से दोहन किया जाए कि यह सभी के लिए लाभकारी हो और साथ ही प्रौद्योगिकी के लिए असंख्य जोखिम को नियंत्रित किया जा सके। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन 80 देशों के अधिकारियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ साथ इसमें भाग ले रही है, जिनमें जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्ज, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन, माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई शामिल हैं। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, मतलब ये जो बड़ी बड़ी एआई कंपनी के जो सीईओ, वो सब यहाँ पर शामिल देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद अभी यही भी है, जो इंग्लैंड के पूर्व कोड ब्रीडिंग बेस लेस्ली पार्क में 2023 के शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे, और डीप सेक के संस्थापक लियन फेनफेंग को आमंत्रित किया गया है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि वे दोनों इसमें भाग लेंगे या नहीं। मंगलवार के समापन सत्र में नेताओं और कंपनी प्रमुखों के भाषण देने की उम्मीद है। दांव पर क्या है? चैट जीपीटी की शुरुआत के 2 साल से भी अधिक समय बाद जनरेटिव एआई ने खतरनाक गति से आश्चर्यजनक प्रगति करना जारी रखा है। वह तकनीक जो सभी उद्देश्यों के लिए चैट बॉट को शक्ति प्रदान करती है, उच्च गुणवत्ता वाले टेक्स्ट, चित्र या वीडियो तैयार करने या जटिल कार्यों को पूरा करने की अपनी क्षमता के साथ जीवन के कई पहलुओं को बदल रही है। आप देखना होगा एआई कितनी हेल्प कर रही है। पेरिस में एआई सुरक्षा अभी एजेंडे में है, जिसमें एक विशेषज्ञ समूह सामान्य परियोजना एआई के संभावित बड़े खतरों के प्रति आगाह कर रहा है, लेकिन इस बार आयोजक चर्चा को और अधिक देशों तक विस्तारित कर रहे हैं और संवाद को अन्य एआई संबंधी विषयों की एक श्रृंखला तक बढ़ा रहे हैं। पिछले संस्करणों की तरह यह शिखर सम्मेलन कई बाध्यकारी विनियमन नहीं देगा। मैक्रो के कार्यालय के अनुसार आयोजक विभिन्न देशों को एक संयुक्त राजनीतिक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी करने पर काम कर रहे हैं, जिसमें अधिक नैतिक, लोकतांत्रिक पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ एआई के लिए प्रतिबद्धता जुटाई जाएगी। मतलब ऐसा कुछ फ्यूचर में एआई ऐसा करेंगे जो मानवता के लिए हानिकारक ना हो। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका इस तरह के उपाय पर सहमत होगा नहीं। अमेरिका को कुछ पता नहीं भैया, अमेरिका तो WHO से भी बाहर हो गया। राष्ट्रपति जिनपिंग उप प्रधानमंत्री झांग गुएकिंग को भेज रहे हैं, इसे शी के विशेष प्रतिनिधि की भूमिका पर पदोन्नत किया गया है। यह 2023 की लेस्ली बैठक से एक बड़ा कदम है, जब चीन सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी उप मंत्री को भेजा था। ठीक है, तो ये हमारा था 10 तारीख का एडिटोरियल। तो आज के लिए इतना ही, फिर 11 तारीख का एडिटोरियल मैं जल्द लेकर आऊँगा, और मैं सोच रहा हूँ कि डे वाइज हो जाए। अभी डे वाइज